ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज इस मंथ का जो रहा है वो बाकू डिक्लेरेशन रहा है। ठीक, व्हाट इज बाकू डिक्लेरेशन? COP 29, COP 29, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए, COP का स्टार्टिंग कहां से हुआ। तो हम अर्थ समिट पे चलते हैं। अर्थ समिट कब हुआ? 1992। कौन सी समिट? अर्थ समिट। कहां? रियो de जेनेरियो। ठीक, यहां पर बात उठती है कि अपने को कोई ऐसा डेवलपमेंट अथॉरिटी चाहिए जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को देखे। अपने को ऐसा डेवलपमेंटल अथॉरिटी चाहिए जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को देखे। इसी के तहत UNCED बनता है। क्या बनता है? UNCED। UNCED बोले तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के तहत एक अथॉरिटी बनाई जाती है। कौन सी अथॉरिटी? UNFCCC। ठीक है, UNFCCC क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स को हम देखेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग दिस। सबसे इंपॉर्टेंट में हम कुछ देखेंगे तो वो है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 UNFCCC का आर्टिकल 2। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ UNFCCC जानना है तो अपने को आर्टिकल 2 जानना है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? टू अचीव स्टेबलाइजेशन, टू अचीव stabilize the effects of GHG। GHG बोले तो ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस को कॉम्बैट करने के लिए आर्टिकल 2 बनाया गया। कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, उस लेवल तक जिस लेवल में एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस क्लाइमेट सिस्टम के साथ डिफरेंस ना हो। ठीक है, कहां तक कॉम्बैट करना है? टू अचीव सस्टेलाइज द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, अप टू विच नहीं, दैट लेवल which sustains to the development and welfare of the anthropogenic level। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक लेवल या एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस। टू द क्लाइमेट चेंज एंड इट्स objectives to combat।
सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 2 यूएनएफसीसी क्या बोलता है? टू अचीव स्टेबलाइज द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस अप टू दैट लेवल, किस लेवल तक? जिसमें कि अपना एंथ्रोपोजेनिक लेवल, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक लेवल बोले तो मतलब कोई भी एंथ्रोपोलॉजी सस्टेन कर सके, कोई भी फ्लोरा हो फाउना हो स्पीसीज हो सस्टेन कर सके, एंड कॉम्बैट या उसका इंटरफेरेंस किसके साथ? क्लाइमेट चेंज के साथ एक सस्टेनेबल वे में हो सके, इस लेवल तक अपने को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करना है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनएफसीसीसी। ठीक। कॉप 29 कहां हुआ? बाकू। बाकू कहां है? अजरबैजान। कहां? पिछले बार बताए थे, याद कर लो। कौन सा कॉरिडोर? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इंडिया रशिया कॉरिडोर, उसके बीच में क्या पड़ता है? बाकू। कौन से सागर में? कौन से सागर के तट पे? कैस्पियन सी। कौन सा सी? कैस्पियन सी। ठीक है, कैस्पियन सी के ईस्टर्न फेस में या वेस्टर्न फेस में? वेस्टर्न। ठीक है, ओनसोर क्या बोलते हैं? ओनसोर। ठीक है, वैसे फेस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इन वेस्टर्न ओनसोर। बाकू अजरबैजान इज इन वेस्टर्न ऑनशोर ऑफ कैस्पियन सी। ठीक, नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर में पड़ता है। सीओपी 29 बाकू अजरबैजान। ठीक, किससे रिलेटेड था बाकू डिक्लेरेशन? सीओपी 29 क्या हम देखें? बाकू अजरबैजान। ठीक है, किससे रिलेटेड था? पेरिस एग्रीमेंट से, या कंटिन्यूएशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट लिख लीजिए, कंटिन्यूएशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट को ही आगे बढ़ाया गया बाकू में। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? पेरिस एग्रीमेंट कहां हुआ था पहले बताओ? पेरिस में हुआ था, ये सबको पता। कब हुआ था? 1915। सीओपी 21 2015 पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट में बात की गई कि जब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम बताएंगे पेरिस एग्रीमेंट्स का, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, क्यों 1.5 डिग्री सेल्सियस से अपने को कम करना है ग्लोबल जीएचजी एमिशन के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके इफेक्ट को। ठीक है, अब इसमें बात की गई दो चीज के, दो मुद्दे की, जिसका कंटिन्यूएशन हम बाकू में देखते हैं। पहला कि जब हम इसको 2015 में इंप्लीमेंट किए 5 इयर्स के टेन्योर के लिए, 5 इयर्स का गोल रखे, तो बात ऐसा कहा गया कि जब 5 इयर्स का हम टेन्योर रखते हैं, 5 इयर्स का ऑब्जेक्टिव रखते हैं, तो अगले 5 साल बाद क्या? हमारे पेरिस एग्रीमेंट के अगले 5 साल बाद क्या, यानी पोस्ट 2020 अपने क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स पोस्ट 2020? इस पे बात की गई। दूसरी बात की गई कि हाँ, हमने पेरिस एग्रीमेंट को बढ़ाया, आगे किया। हाँ ठीक है, बहुत सारे चीजों में हम वहां तक नहीं पहुंच सके, उसके मेन ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच सके, लेकिन हम इसमें क्या देखेंगे कि हाँ, पोस्ट 2020 के बाद क्या, और इसके लिए जो हमको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, वहां के लिए फिनांस कहां से आए? तो दो मुद्दों पे बात हुई बाकू डिक्लेरेशन में। फर्स्ट, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव्स पोस्ट 2020, एंड सेकेंड, द सोर्सेज ऑफ फिनांस। ठीक, लिखिए। तो
अगर हम सीओपी 29 पढ़ रहे हैं, बाकू डिक्लेरेशन, बाकू एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, हम क्या सीखें? इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट 2015। तो अपने को सबसे इंपॉर्टेंट क्या जानना है? पेरिस एग्रीमेंट 2015, सीओपी 21 पेरिस एग्रीमेंट। इसके बारे में हम जान गए तो समझ सकते हैं कि हाँ आगे वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट 21 का कॉमन गोल लिखिए, टू रिड्यूस ग्लोबल टेम्परेचर बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस एन्युअली, टू रिड्यूस ग्लोबल टेम्परेचर बाय कितना डिग्री सेल्सियस? 1.5 डिग्री सेल्सियस एन्युअली, हर साल ग्लोबल टेम्परेचर को हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम करेंगे। लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू रिड्यूस इन ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल इंडस्ट्रियल टेम्परेचर। ठीक है, कितने डिग्री से? 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 2 डिग्री सेल्सियस। इसमें अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे 1.5 डिग्री सेल्सियस डेवलपिंग कंट्री के लिए, 2 डिग्री सेल्सियस डेवलप्ड के लिए, उसके बीच रेंज का कंट्री को दिया गया। ठीक है, टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जो पहले का इंडस्ट्रियल लेवल का टेम्परेचर था उससे हम कितना डिग्री तक कॉम्बैट करेंगे एनुअली, ये भी एनुअली है। समझ में आता है इतनी बातें? उसके बाद आइए, रेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, नेशनली इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। मतलब कंट्री को अपने इंटेंशन के थ्रू, कंट्री को अपने इंटेंशन के थ्रू आकर कंट्रीब्यूट करना है, डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन करना है कि हाँ हम क्यों करें। 1.5 अपने को ग्लोबली करना है, तो ऐसा नहीं कि कोई कंट्री बहुत कम कर रहा अगला बोले कि नहीं वो तो कर ही रहा है अपने को क्या करना, नहीं। दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच नेशन। किसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? नेशन। ठीक, इतना मिनिमम करना ही करना है, उसके बाद होता है तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो कंट्री कर रहा हम क्यों करें, नहीं। क्यों? बिकॉज इट इज इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक, ये कॉमन गोल हो गया। कैसा गोल? कॉमन गोल। दीज आर द कॉमन गोल्स। ठीक, आई इतनी बातें समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गया इन्वायरमेंट को लेके। ठीक, कि हमने क्या क्या कॉमन गोल्स रखे। ये गोल्स हमने 5 इयर्स के लिए इंप्लांट किए, और अब बाकू में क्या करा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द कॉमन गोल्स पोस्ट 2020। तो हम 2020 के पहले वाली चीजें पढ़ लिए। अब हम 2020 के पहले फिनांस के लिए भी तो कुछ होगा कि नहीं था, है? तो फिनांस का टर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेकंड, फिनांस। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल का, वन ऑफ द मेजर टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक। $100 बिलियन, $100 बिलियन एनुअल कंट्रीब्यूशन।
कितना का एनुअल कंट्रीब्यूशन? $100 बिलियन, ठीक है, का एनुअल कंट्रीब्यूशन। किसके द्वारा? बाय डेवलप्ड कंट्रीज। फिनांस कहां से आएगा? डेवलप्ड कंट्री। कितना देंगे? टू किस कंट्री को? डेवलपिंग एंड जो अंडर डेवलप्ड बोलेगा उसका मसूरी वाला टिकट कैंसिल हो जाएगा। नॉट अंडर डेवलप्ड, लिस्ट डेवलप्ड, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड जो हम यूज नहीं करेंगे, जैसे विकलांग यूज नहीं करेंगे, दिव्यांग यूज करेंगे, ठीक। अंडर डेवलप्ड नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? हीनयानी नहीं यूज करेंगे, क्या करेंगे? थेरवादी। तो दो टाइप कंट्री जो है डेवलप्ड कंट्री $100 बिलियन का कंट्रीब्यूशन देगी। किसको? डेवलपिंग एंड लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को। $100 बिलियन कौन देगा? सारा डेवलप्ड नेशन मिला के, सारा डेवलप्ड नेशन मिला के, ठीक है। विवाद कहां होता है? चाइना बोलता है हम बहुत गरीब हैं, अपने को भी दो। चाइना क्या बोलता है? हम बहुत गरीब हैं, अपने को भी दो। वैसा गरीबी वहां है नहीं, ठीक है। तो कोई भी कंट्री नहीं शो करना चाहेगा कि वी आर इन डेवलप्ड नेशन, ठीक है। अमेरिका खुद इससे आउट हो गया, अमेरिका खुद इससे आउट हो गया कि नहीं, अपने को नहीं देना है $100 बिलियन, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं फेल होने लगा। तो अपने को फिनांस के लिए बहुत कुछ ये चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक टर्म आया। क्या टर्म आया? कहां से आएगा पैसा? कहां से? कहां से? कहां से आएगा? जीएसटी से। जीएसटी बोले तो जीएसटी से पैसा आएगा, मतलब इंडिया देगा, तो ग्लोबल कुछ होगा, ठीक है। ग्लोबल और स्टॉकटेक, एक मैकेनिज्म आया। क्या? जीएसटी। जीएसटी बोले तो ग्लोबल स्टॉकटेक। जीएसटी किस लिए लाया गया? दिस इज इवेल्युएशन बेस्ड फाइनेंसिंग, कि आप किस लेवल तक कॉम्बेट कर रहे हैं, आप किस लेवल तक कॉम्बेट कर रहे हैं। इसी तरह से एक टर्म आया कार्बन क्रेडिट, है ना। तो उसी टाइप का कुछ जुड़ा हुआ टर्म है कार्बन क्रेडिट टाइप का। आपने जिस लेवल तक, अगर बहुत ज्यादा आपने इन्वायरमेंट को बचाया, कंजर्व किया, तो आपका कंट्रीब्यूशन कम होगा। डेवलप्ड कंट्री को क्या बोला गया कि इफ योर कंट्रीब्यूशन टू कंजर्व द एनवायरनमेंट इज मोर, देन यू हैव टू कंट्रीब्यूट लेस, then you have to contribute less. If your contribution towards environment is less, then you have to contribute more to GST. GST बोले तो ग्लोबल स्टॉक टेक, ठीक है। तीन चीजों के बारे में ऑब्जेक्टिव्स रखा गया कि ये फिनांस यूज होगा। पहला, मिटिगेशन के लिए, मिटिगेशन। सेकेंड, एडेप्टेशन, एंड थर्ड, फिनांस। ये फिनांस किसके लिए? फ्यूचर पर्सपेक्टिव, फ्यूचर पर्सपेक्टिव, ठीक। इतनी बात तो समझ में आई? और कुछ पढ़ना है इसमें? पढ़ना है, नहीं पढ़ना? तो जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1 जून, वो तो भारत में हुआ था।
101वां CAA क्या कब? COP 28, COP 28 कहां हुआ था? COP 28 दुबई। ठीक है, तो GST इंट्रोड्यूस किया गया था COP 28 कहां? दुबई। लेकिन पहला हमने एप्लीकेबल किया, अप्लाई किया GST को इन COP 29 एट बाकू। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव। किसका ऑब्जेक्टिव? अब मेन आते हैं हम COP COP 29 के बारे में सब। ठीक है, सबसे पहला काम क्या किया गया इसमें? $100 बिलियन कंट्रीब्यूशन के लिए प्लेजिंग की गई। सारे कंट्री ने प्लेज किया कि वे विल कंट्रीब्यूट, सारे डेवलप्ड नेशन ने कंट्रीब्यूट प्लेज किया वी विल कंट्रीब्यूट $100 बिलियन टू developing and least developed countries to combat climate change. ठीक, जैसे पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया था कि हम पोस्ट 2020 क्या करेंगे, वैसा ही यहां पर फ्रेमवर्क बनाया गया। किसके लिए? फॉर पोस्ट 2025 गोल्स। 2025 के बाद कैसे क्लाइमेट को कॉम्बेट किया जाए इसके लिए। ठीक है, पहले क्या था? न्यू नेगोशिएटिव कलेक्टिव गोल्स, उसको क्या बना दिया गया? न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स। न्यू क्यों बनाया गया? पहले क्या था? निगोशिएट किया जा सकता था, जो हमारे गोल्स हैं उसमें निगोशिएशन पॉसिबल था। अब वो क्या हो गया? क्वांटिफाइड। क्या हो गया? क्वांटिफाइड, मतलब थोड़ा और स्ट्रिक्ट बना दिया गया। गोल को लेकर थोड़ी और हम जागरूकता रखेंगे, थोड़ा और उस पर ध्यान देंगे। कौन सा फंड? ऑपरेशनल लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक, इसमें कितना का कमिटमेंट किया गया? $450 मिलियन का कमिटमेंट कि डेवलप्ड नेशन इतना फंड डालेंगी। किसमें? ऑपरेशनल लॉस एंड डैमेज फंड में। कितने का? $450 मिलियन है, याद रखना। ये है बिलियन डॉलर, बड़ा कौन है? ऊपर वाला। ठीक, पहले वॉलेंटरीली था ये जो फंड था, पहले था कि हाँ आपको पैसा डालना है तो डालिए, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं है। अब इसको कंपलसरी बना दिया गया। कौन से COP से आया था ये? कौन से COP 20 कहां हुआ था? पृथ्वी में हुआ था सर, इजिप्ट में।
उसमें कौन से फंड की का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था? ऑपरेशनल लॉस एंड डैमेज फंड विच वाज इन वॉलंटियर इन नेचर, वॉलंटरली इन नेचर। कैसा नेचर था? ऐच्छिक, वॉलंटियर। ठीक है, अब उसको क्या बना दिया गया? मैंडेट। मैंडेट, ठीक है। कितने का कमिटमेंट? $450 मिलियन। ठीक, बहुत बड़ा कदम उठाया गया एडेप्टेशन के लिए। किसके लिए? एडेप्टेशन के लिए। क्या कदम? ग्रेट ग्रीन वॉल। ग्रेट ग्रीन वॉल बनाया जाएगा। कहां? इन कौन रीजन? साहेल रीजन। साहेल कहां है? अफ्रीका। ठीक है, ग्रेट ग्रीन वॉल मतलब बाउंड्री बनाई जाएगी। क्या चीज की? पेड़ पौधे की, ग्रीनरी। ठीक है, टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। और बात बोली गई कि जो इन्वायरमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो केवल पब्लिक अथॉरिटी के हाथ में नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब क्या समझ में आया बताओ? हम्म। जैसे रिलायंस की फैक्ट्री लग रही है, मान लीजिए आपके रांची झारखंड में लग रही है रिलायंस की फैक्ट्री। ऐसे जगह पे लग रही है जहां जंगल है। बताओ किस फंड में जाएगा पैसा? बताओ, मान लो रिलायंस का फैक्ट्री लगने वाला है झारखंड में, रांची में, पेड़ कट गया, पेड़ कटा, पेड़ कटने के बाद एफॉरेस्टेशन कराने की जिम्मेवारी किसकी? मुकेश अंबानी की, हेमंत भैया की, किसकी? अंबानी की। एक फंड है, कौन सा फंड? काम्पा फंड। काम्पा बोले तो कंजर्वेशन ऑफ एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, कुछ है देख लेना। ठीक है, काम्पा फंड। तो काम्पा फंड में पैसे जाएंगे एफॉरेस्टेशन के लिए। ठीक है, तो क्या जिम्मेवारी रिलायंस की है? नहीं, इसने तो पैसे दे दिए काम्पा में। अब ये जिम्मेवारी किसकी है? स्टेट की, कि वो इस पैसे का एफॉरेस्टेशन कराए। ठीक है, एफॉरेस्टेशन का इनडायरेक्ट संबंध आपका रिलायंस कंपनी से ही है, लेकिन इसमें कहा गया कि नहीं, आप अपने नेशन में जो एफॉरेस्टेशन या फिर ऐसे गतिविधियां जो क्लाइमेट चेंज को कॉम्बेट करती है, दिस इज नॉट ओनली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट या नेशन। ठीक है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि अब इसमें प्राइवेट प्लेयर्स की भी, प्राइवेट एंटिटीज की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। बताओ इसका मतलब? बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप सीखेंगे। आप गए दुकान, ठीक, भैया ऐसे कैसे दे रहे हो? पॉलिथीन में दो। पॉलिथीन में भर के दिया। वो पॉलिथीन किसी कंपनी में बन रही होगी, वो पॉलिथीन किसी कंपनी में बन रही होगी। ठीक, आप पॉलिथीन घर में लेके आए, उस पॉलिथीन को फेंका, उठाया, जो भी किया, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की? पॉलिथीन गार्बेज, पॉलिथीन वेस्ट जो है उसका निपटारा किसकी जिम्मेवारी थी? या तो आपकी जिम्मेवारी थी कि आप वहां से पॉलिथीन लेके आए, अब उसको आप कचरा में ना फेंके, उसको कैसे रिसाइकल करें, कैसे यूज करें दोबारा।
या फिर आपने फेंक दिया, कचड़े वाली गाड़ी है उठा के ले गए, फिर वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिसाइकल करना है? गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट की। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान इसी के लिए तो चलता है। अब यूएनएफसीसी सजेस्ट करता है कि नहीं, दिस इज ओनली नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर एंड गवर्नमेंट टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल। ठीक है, किसकी जिम्मेवारी है? प्रोड्यूसर की भी। मीन्स कोई कंपनी एबीसी, कोई भी कंपनी मान लीजिए पॉलिथीन निर्माण कर रही है, जैसे सेल्लो कुर्सी बना रही है पॉलिथीन का, वो कुर्सी टूटता है तो ये उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुर्सी टूटने पे हाउ वो उसका वेस्ट मैनेजमेंट करता है। प्लास्टिक की कुर्सी, पॉलीमर की कुर्सी। ठीक, समझ में आया? इसी मंथ भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, उस पे एक एक्ट आया था 1991 में आई थिंक, पब्लिक लायबिलिटीज एक्ट आया था। उस पे यही बात की गई कि इट्स प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉम्बैट द इफेक्ट्स ऑफ हजार्डस केमिकल। क्या बात कही गई? इट्स प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉम्बैट द इल इफेक्ट्स ऑफ हजार्डस केमिकल। ठीक, लेकिन दिक्कत कहां है अपने पास? दिक्कत कहां बताओ? इंप्लीमेंटेशन में। कैसे? 1991 का एक्ट, ठीक है, 1991 से आओ 2001 और 2001 से फिर आओ 2020 इयर्स। एक एक्ट बनने के 20 साल बाद भी अपने पास एक ऐसा ही घटना आता है, 2020 का घटना, वाइजैक गैस प्लांट लीकेज। वाइजैक में एलजी पॉलीमर कंपनी थी, उसमें लीक हुआ गैस, कहीं ना कहीं दोहराया इतिहास भोपाल गैस ट्रेजेडी का। ठीक, वेयर आर द एक्ट्स? जब हमने प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतने पहले निर्धारित कर दी थी 1991 में, तो 2020 तक हम कहां तक पहुंचे? ठीक है, ये बात तो कह दी गई, लेकिन हम इसको कहां तक इंप्लीमेंट करते हैं, इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्गर एक्ट होने चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्गर प्रोसीडर होने चाहिए, तब इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो पाएंगे। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़िए। रिमूवल ऑफ मीथेन फ्रॉम बायोलॉजिकल वेस्ट्स। जो भी बायोलॉजिकल वेस्ट्स हैं उसमें से अपने को क्या रिमूव करना है? मीथेन। ठीक, इन सब के लिए क्या करना है? सेक्टोरल टारगेट्स। सेक्टर वाइज अपने को टारगेट डिक्लेयर करना है, डिक्लेरेशन। ठीक, और क्या बात करता है? COP 29। समझ में आया? पहला कि प्राइवेट एंटिटीज को भी इन्वायरमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जोड़ो, प्रोड्यूसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ टू कॉम्बैट द पॉल्यूशन कंट्रोल, रिमूवल ऑफ मीथेन फ्रॉम बायोलॉजिकल वेस्ट, और सेक्टोरल टारगेट सेट करने हैं। ठीक, लास्ट वाला हो कि मीथेन कैसे क्या करेंगे। तो एनडीसी काम करती है। क्या काम करती है? एनडीसी, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी, किसके लिए? रिमूवल ऑफ मीथेन फ्रॉम बायोलॉजिकल वेस्ट। एनडीसी बोले तो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, मतलब जहां जहां डिटरमाइंड लिखा हुआ है ना, वो तय किया जा सकता है, ये करना ही करना है। ठीक है,
हम माने ना माने इंप्लीमेंटेशन में गलती हो, लेकिन दे आर बाइंडिंग। कहां से बाइंडिंग? एफसीसी, यूएनएफसीसी बोलता है दिस आर बाइंडिंग, हम माने ना माने दिस बिकॉज वी आर सॉवरेन। ठीक है, सॉवरेनिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, जिससे कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बातों को माने ना माने, इट्स आवर चॉइस, इट्स आवर, वी आर सॉवरेन, इट्स आवर सॉवरेनिटी। ठीक है, तो नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक, किस सीओपी में आया? सीओपी 26 में इस बात को कही गई, एनडीसी वाली बात। और इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम, यूएनडीपी द्वारा। ठीक है, CCCA, क्या हो गया ये? CCCA कोआलिशन, क्या कोआलिशन बनाया गया? कॉन्वेंट क्लाइमेट एंड क्लियर एयर, CCCA कोआलिशन। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? सीओपी 29 में इंट्रोड्यूस किया गया। हो गया, फार्मर्स के लिए क्या है? बाकू हरमानिया एग्रीमेंट्स फॉर फार्मर्स। एग्रीगेट करना है, एग्रीगेट फार्मर्स फॉर क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग, ऐसा फार्मिंग करना है जिसमें क्लाइमेट का प्रोटेक्शन हो सके। एग्रीगेट फार्मर्स को एकजुट करना है, किसके लिए? किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या इनिशिएटिव लाया गया? क्या इनिशिएटिव लाया गया? जल्दी बताओ, फास्टली बताओ क्या है? फास्ट, क्या लाया गया? फास्ट, फास्ट बोले तो फूड एंड एग्री, फूड एंड एग्री सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनरशिप। फास्ट क्या लाया गया? फास्ट कब लाया गया? फास्ट किसके लिए लाया गया? फार्मर्स के लिए। फास्ट बोले तो फूड एंड एग्री या एग्रो, एग्री नहीं एग्रो, एग्रो सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनरशिप, सीओपी 27 में। ठीक, और कुछ जानना है कि हो गया? और कुछ जानना है? हाँ, तो उसको और आगे बढ़ाया क्या?
और आगे रीइंट्रोड्यूस नहीं, देखो उसके जो टारगेट्स होते हैं ना उसका एवोल्यूशन भी होता है कि हमने जो टारगेट सेट किए थे हम उसमें कहां तक पहुंचे और उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, और कुछ जानना है कि हो गया, बस कंप्लीट करें। हेल्थ के बारे में जानना, क्लाइमेट चेंज है तो हेल्थ डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, इंप्लीमेंट करता है, ठीक है, इंपैक्ट करता है। COP29 हेल्थ, ठीक है। अब हम जानेंगे कि हेल्थ के लिए क्या किया गया। क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट हेल्थ बाय WHO। क्या किया गया? WHO का एक रिपोर्ट आया। क्या रिपोर्ट आया? WHO का एक रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। ठीक है, कौन सा रिपोर्ट? क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट। ठीक है, इस बात को कही गई और इसके लिए आगे फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है कि हाउ, हम कैसे कम कर सकते हैं हेल्थ के रिस्क्स को। इसमें क्या किया गया? 85% ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। क्या बात सामने आई? 85% ऑफ नॉन केबल डिजीजेस स्प्रेड में काउज्ड, कम्युनिकेबल होगा तब ना स्प्रे करेगा, काउज्ड ड्यू टू द बैड एट्टी 85% जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है किस कारण हो रहे हैं? क्लाइमेट चेंज। ठीक, और कुछ जानना है? हेल्थ जान गए, एनर्जी जान जाते हैं। एनर्जी के लिए क्या किया गया? फिर लिखो COP29। क्या लिखना है? एनर्जी। FFNTP लाया गया। FFNPT। FF बोले तो फोजिल, फोजिल का स्पेलिंग देख लेना, शायद गलत है। ठीक है, फोजिल फ्यूल नॉन प्रोपिएंट ट्रीटी। FOSSIL, ई नहीं होगा। फोजिल फ्यूल नॉन प्रोपिएंट ट्रीटी की गई। इसमें क्या बोला गया? गवर्नमेंट, पब्लिक अथॉरिटी, प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट एंटिटी, जो भी लिखो, ठीक है, सब मिलके ऐसे उपकरण, ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जो कॉम्बैट कर सके क्लाइमेट चेंज को। ठीक है, मेनली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात की गई। ठीक, यहां तक COP29 लगभग खत्म हो गया। अब हम एक पूरा बैकग्राउंड में रिवाइज कर लेंगे चीजों को। ठीक है, ये आपके ग्रुप में भी गया था, उड़ान वाले ग्रुप में, और साथ ही साथ यहां भी हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। बाकी घोषणा तो सबसे जो इंपॉर्टेंट COP है बस उन्हीं के नाम है, उन्हीं के। COP1 कब हुआ? पहला 1995 बर्लिन जर्मनी में। क्या किया गया? भविष्य में जलवायु वार्ताओं के लिए ढांचे तैयार किए गए जिससे क्योटो प्रोटोकॉल की नींव रखी गई। COP3 देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल, इसकी नींव कब रखा गया था? 1 में 1995 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योटो प्रोटोकॉल। क्यों? एनवायरनमेंट पढ़िएगा तो बस क्योटो ही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि औद्योगिक देश के लिए उत्सर्जन में कमी के लिए बाध्यकारी लक्ष्य तैयार किए गए। बाइंडिंग
कुछ टारगेट्स तैयार किए गए, किसके लिए? औद्योगिक देशों के उत्सर्जन, इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद आप आइए COP 7 2001 में कहा हुआ? माराकेश, मोरक्को में। इसमें क्या किया गया? क्योटो प्रोटोकॉल में लागू होने वाले नियमों को अंतिम रूप दिया गया और कार्बन बाजार में शामिल किया गया, कार्बन मार्केट में, ठीक है। COP 8 देखेंगे 2002 कहां हुई? नई दिल्ली में, ठीक है। कई नए प्रमुख समझौते नहीं हुए, लेकिन जलवायु कार्रवाई में विकासशील देशों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। 2007 बाली, COP 13, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2012 के बाद जलवायु समझौते पर बातचीत के लिए ढांचा स्थापित किया गया, ठीक है। COP 14 कहां हुआ? पोजनान, पोलैंड। जलवायु वित्त एवं अनुकूलन पर चर्चा, लेकिन 2020 तक उत्सर्जन में कमी के लिए मजबूत प्रतिबद्धता नहीं बनी, ठीक है। कुछ COPs फेल भी हुए, क्यों? बिकॉज हमेशा अपने पास एक मुद्दा आता है, द सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन। COP 15 कोपेनहेगन, डेनमार्क। इसमें क्या किया गया? 2 डिग्री तक तापमान में वृद्धि को सीमित करने के लिए एक गैर बाध्यकारी समझौता, बाध्यकारी नहीं, कैसा? गैर बाध्यकारी, जो 1.5% आप पढ़ते हैं पेरिस एग्रीमेंट, दैट इज बाइंडिंग। बट COP 15 2009 कोपेनहेगन पहली बार नींव रखा टू कॉम्बैट द क्लाइमेट टेम्परेचर बाय 2 डिग्री सेल्सियस एनुअली, बट इट वाज नॉट बाइंडिंग, ठीक है। COP 16 कान स्कूल में हुआ, ठीक है। इसमें क्या किया गया? 2 डिग्री लक्ष्य को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन मजबूत बाध्यकारी उत्सर्जन पर कटौती नहीं हुई। 2012 दोहा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, WTO भी पढ़ा रहे थे तो भी पढ़ाए थे कि नहीं? दोहा का जो COP है, COP 18, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल पर दूसरी प्रतिबद्धताएं अवधि का विस्तार किया गया, लेकिन उत्सर्जन में कटौती के लिए मजबूत कदम नहीं उठाए गए। क्योटो प्रोटोकॉल का सेकेंड दोहा संशोधन इसको बोलते हैं, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल को फिर से ये किया गया, जैसे पेरिस प्रोटोकॉल को फिर से किया गया इन बाकू डिक्लेरेशन। COP 19 2013 वार्सा, पोलैंड में हुआ। जलवायु वित्त एवं हानि क्षति पर जोर दिया गया, लेकिन बाध्यकारी समझौते नहीं हुए। COP 21 पेरिस में हुआ, जिसके बारे में आप पढ़ रहे थे। वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का ऐतिहासिक समझौता। इसी का नेक्स्ट आपका जो कंटिन्यूएशन है, दैट इज इन COP 29 बाकू। COP 24 पोटाविस, पोलैंड में हुआ। पेरिस समझौते का क्रियान्वयन के लिए अंतिम दिशा निर्देश दिए गए इसमें। COP 26 ग्लासगो 2021, इसमें क्या हुआ? 1.5 डिग्री तापमान वृद्धि को सीमित करने पर ध्यान। कोयले की समाप्ति, नेट जीरो प्रतिबद्धताएं और विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता पर जोर। 2007 शर्म अल शेख मिस्र, हानि एवं क्षति फंड याद करो, ऑपरेशनल लॉस एंड डैमेज फंड। हमने क्या बताया? 27 इजिप्ट, मिस्र बोले तो इजिप्ट बताया था, ठीक है। आ गया हानि और क्षति फंड की स्थापना की गई, देखो इजिप्ट लिखा हुआ है ना, तो इजिप्ट को ही हिंदी में मिस्र कहते हैं, ठीक। COP 29 के बारे में जितना लिखा हुआ है इससे बहुत ज्यादा आप जान गए, ठीक।